क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 9 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित उनके जो प्री और मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देखिए आज समझते हैं। देखिए, वीनस से हम लोग ने पहले भी 1-2 दिन पहले किया था, इसकी कुछ फाइंडिंग्स और आ गई हैं तो उसको जो है हम लोग देखेंगे, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने देखो इलेक्शन कमीशन को कह दिया है कि जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसको आपने कहा है कि रोक दो, वो हम नहीं करेंगे, ठीक। अगला है कि इको सेंसिटिव जोन थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है उसके इर्द गिर्द जो बनाया जाना है उसके बारे में क्या जानकारी है देखेंगे। अच्छा, थाने क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो थाने में क्यों क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी, क्या चीज़ पहली बार हुई थी, बताइए आप लोग कमेंट करके। अगला है वाई आरबीआई वांट्स मॉडरेट बॉन्ड यील्ड्स, ये काफ़ी टिपिकल टॉपिक है ये वाला। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोग को बताया था, बॉन्ड होता है, बॉन्ड में मेच्योरिटी वैल्यू होती है, कूपन रेट होता है मतलब इंटरेस्ट रेट, और आपका जो है कितने पैसे उसके मिलेंगे, कितना टाइम रेट हो गया मेच्योरिटी, कितना जो है कूपन रेट मतलब कि कितना वो मिल रहा है इंटरेस्ट, और जो है कितनी फेस वैल्यू है इसकी। तो ये बॉन्ड वाला मार्केट होता है। आरबीआई ने इसके लिए कहा है कि किस मतलब चाहता है कि बॉन्ड यील्ड कितनी हो। जैसे कि हमारा मान लीजिए 100 रुपये का है कोई चीज़ तो बॉन्ड यील्ड कहलाएगी कि 6%, तो 106 रुपये हो रहा है। अगर वो बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई बताई जाएगी मतलब वो 7% होगी, मतलब बढ़ गई बॉन्ड यील्ड, ठीक। 100 रुपये पे आपको 7 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसी के साथ साथ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेड हो रही है उसको जो है हम उस पर नहीं लगाएंगे, हम बैन नहीं करेंगे। बैंकों को करना हो तो कर लो, ठीक। एनपीसीआई क्या है, कौन क्या कह रहा है, सब कुछ जानेंगे। आज का देखिए इंपॉर्टेंट डे जो है वो है मातृत्व दिवस। बहुत माँ तुझे सलाम से वाली बात है, और ये हर जो सेकंड संडे होता है, ठीक। इसलिए डेट जो है वेरी कर सकती है। मदर्स डे होगा आपका जो सेकंड संडे होगा मई मंथ का, वो मदर्स डे की तरह मनाया जाता है। और आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर देना चाहते हैं कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का हमारा करंट अफेयर और पूरा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880560 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक। देखिए, पहला तो हम लोग देख लेते हैं वीनस स्पेस से संबंधित है ये। और इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, अच्छा किसने किया है ये देख लेते हैं कि फाइंडिंग्स जो आई हैं वीनस पे वो कौन किसने निकाली हैं। तो यूएसए में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है लॉस एंजलिस में, उसने राडार का यूज़ किया है, तो यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया है, और ताकि एग्जैक्ट लेंथ निकाल सकें वीनस की क्या है, ठीक। और डे की लेंथ मतलब अपने धुरी पे वो घूमने के लिए मतलब रोटेशन कितने टाइम में करता है। जैसे अर्थ जो है 24 घंटे कुछ मिनट करता है, ठीक है। 23 मतलब थोड़ा सा उससे 24 घंटे से कम होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, मतलब जैसे अर्थ का जो है कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है। तो वीनस का जो कोर है न्यूक्लियस है वो उसका साइज़ क्या है, और वीनस का टिल्ट एंगल क्या है। जैसे अर्थ का जो है 23 है, ठीक। तो वीनस का टिल्ट एंगल क्या है उसकी धुरी का, और दूरी पर, और उसके बाद ट्रीटिंग लाइट का जाइंट डिस्को बॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं अर्थ के कंपैरिजन में, अगर हम देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ उसमें डेटा है। देखिए, इन्होंने रिसर्चर्स ने क्या किया कि रेडियो वेव्स को भेजा वीनस पर 21 बार, ठीक। 2006 से 2020, देखो कितना टाइम लगता है, पेशेंस कितना ज़्यादा चाहिए। और नासा का गोल्ड स्टोन एंटीना जो है मोहेव रिजर्ट डेजर्ट में, ठीक। मोजावे डेजर्ट नहीं बोलते हैं इसको, मोहेव बोलेंगे। तो गोल्ड स्टोन एंटीना कहाँ पर है, नासा में है। और नासा में भी जो है आपका अमेरिका में कौन कौन सा डेजर्ट है, मोहेव डेजर्ट है, ठीक, कैलिफोर्निया में। इसने रेडियो इको को देखा, मतलब रेडियो इको को भेजा, उससे टकराई, फिर वापस आया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 21 बार ऐसा किया 2006 से 2020 के बीच में। और इससे जो है इनको कई सारी जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस जो है प्लेनेट के बारे में वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखो, एक बहुत ही रोचक तत्व ये है कि भाई साहब जो वीनस है, अब जैसे अर्थ ये सन हो गया, सन ये है, ठीक। इसके अर्थ इर्द गिर्द जो है अर्थ ऐसे घूम रही है ये अपने, तो ये तो होता है रिवोल्यूशन पूरा, एक जो पूरा चक्कर काटना सन के इधर उधर। और एक होता है कि अर्थ अपनी ही धुरी पे रोटेट करना, तो वो 24 घंटे में जैसे हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि वीनस जो है रोटेट जो करता है, जैसे अर्थ 24 घंटे में कर रहा है तो ये 224 दिनों में करता है,
ठीक, इंटू 24 घंटे कर लो क्योंकि अर्थ के हिसाब से निकालना है। और उससे ज़्यादा जल्दी ये जो है पूरा रेवोल्यूशन कर जाता है। मतलब सन के इर्द गिर्द जो है ये कम समय में घूमता है और अपनी धुरी पे ज़्यादा समय लगाता है। तो ये एक रोचक तत्व है इसका, ठीक है। और लॉन्गेस्ट डे होता है ये, और अपना जो है सोलर सिस्टम में देखा जाए सिंगल रोटेशन जो है इसका प्लैनेट का बहुत ज़्यादा है। पूरा घूम जाता है सूरज के इधर उधर, और कोई मतलब उससे ज़्यादा टाइम लगाता है ये एक अपनी दूरी पे घूमने में, ठीक है। और इसमें टिल्ट एंगल जो है इसका क्या है, साइज़ क्या है प्लैनेट का कोर का, ये सब बताया गया है। इसमें देखिए इसका जो डे है एक रोटेशन का वो 243 दिन लगते हैं। देखो यहाँ पे इसको अपनी दूरी पे घूमने पर अपने रोटेट करने के लिए जो है 243 दिन लग रहे हैं, 243 डेज। और पूरा जो है सन के इधर उधर घूमने में 224 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अर्थ में क्या है कि एक दिन लगता है 24 घंटे में, और पूरा जो है ये घूमने में सन के इधर उधर कितने लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। ये चीज़ समझाने वाली है। और इसका जो कोर है वो आपका ये 7000 किलोमीटर करीबन है। और वेनेशियन टिल्ट जो है जैसे अर्थ का 23.5 है, वीनस का 2.64 है। वीनस का जो है सबसे क्लोजेस्ट नहीं है सन के, लेकिन फिर भी सबसे हॉटेस्ट है। उसका रीज़न ये है कि जो वायुमंडल है वीनस का, जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो क्लाउड्स है भैया वो सो सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं, तेजाब के एक तरीके से। और वीनस जो है इसकी स्पिन भी उल्टी है। बाकी सब लोग जो है वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है, घूमता है, ठीक। और रोटेशन बहुत ही स्लो है, 243 दिन लगते हैं एक रोटेशन के लिए। ये सारी छोटी मोटी जो है इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। अर्थ का जो है ट्विन बोला जाता है वीनस को, लेकिन फिर भी अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भैया बिल्कुल भी इन मतलब रहने लायक है नहीं वीनस, ठीक। ट्विन बोला जाता है लेकिन ट्विन्स है नहीं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अच्छा ये बताइए यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये जो देख रहे हो अब ये इस बेल्ट का क्या नाम है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर आपने थोड़ा भी मतलब फॉलो किया है पीछे तो आराम से आंसर कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने मांगा था, कहा था कि भैया मीडिया में मतलब प्रेस में कुछ रिपोर्ट्स चलनी उनको मना कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा है, हम आपको मना कर रहे हैं, आप इस तरीके की अननेसेसरी फ्री प्रेस के खिलाफ बात मत करिए, ठीक। और इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ थे, बहुत ही बेहतरीन बंदा है ये। इसने क्या किया, इसने क्या कहा है, सारी चीज़ें ली हैं इसने। जो है हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई, और इसने जो है इलेक्शन कमीशन को भी फटकार लगाई। लेकिन इलेक्शन कमीशन की एक जो मांग थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने जैसे ये बोल दिया था कोविड-19 से निपटने के लिए में इलेक्शन कमीशन ने जो है क्या है कि एक तरीके से मर्डर का रोल अदा किया है कि तमिलनाडु में इलेक्शन करवाए, इतनी बड़ी जो है महामारी फैलवा दी और काफ़ी लोग की जो है डेथ हो गई। इसलिए मद्रास हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो है ये मास मर्डरर है इलेक्शन कमीशन, ठीक। ये फाइनल जजमेंट में नहीं था, ध्यान रखना। दो चीज़ें होती हैं, जैसे बातचीत चल रही होती है, वाद विवाद हो चल रहा होता है, तो कोर्ट जो है जो ओरल रिमार्क्स देती है वो फाइनल जजमेंट नहीं माना जाता है, ठीक। फाइनल जजमेंट के हिसाब से आगे अपील हो सकती है, और वही चीज़ मतलब कोर्ट और रिकॉर्ड में आती है, जो कि कौन से आर्टिकल में आती है, 129 में। लेकिन ओरल रिमार्क जो होते हैं वो कोई उससे मतलब फाइनली उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, लॉ की वैल्यू नहीं होती है, ठीक। यहाँ पे जो ओरल रिमार्क थे उसमें जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मास मर्डर है, तमिलनाडु में इलेक्शन करवाए और इतने ज़्यादा लोग की गैदरिंग हुई, उसकी वजह से जो है कोविड-19 के चलते लोग मर गए। अब इलेक्शन कमीशन ने जा सुप्रीम कोर्ट चले गया कि ये ओरल वाले जो रिमार्क्स है ये मीडिया में मत छापे जाएं, इससे हमारी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है कि उन्होंने जो कहा है चलिए वो उनको ध्यान रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चाहे ओरल रिमार्क्स भी हैं उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत ही रखना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा कि क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, और आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम सिर्फ उसको जो है फ्री प्रेस को भी रोक दें ये भी ठीक नहीं है, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया, ये है पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक। मास मर्डर की बात कर दी थी, चार्जेस विद मर्डर तमिलनाडु असेंबली में।
ऑब्जर्वेशन जो है जजेस ने क्या बोले, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन जो है सोलली रिस्पॉन्सिबल बता दिया था कि कोविड के केसेस बढ़ने का जो है एक लौता जो है कौन जिम्मेदार है, आपका इलेक्शन कमीशन। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि डेलिकेट बैलेंसिंग होना चाहिए, दोनों ही संवैधानिक प्राधिकरण हैं। और एक्सेप्ट उन्होंने कहा है कि जो फ्री प्रेस है वो बाकी प्रोसीडिंग्स में, जैसे कि ये वाला काम हो रहा था इलेक्शन कमीशन वाला, तो ये पहुंचेगा यहाँ पे। चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ और मैरिटल इश्यूज, अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो उनको छोड़ के, मतलब इसमें जो है हाई कोर्ट की कोई जो रिमार्क है उनको रोका जा सकता है कि मीडिया में ना रुकें, मीडिया में ना छपें, सॉरी, ठीक। लेकिन बाकी उसमें आप नहीं रोक सकते हो, ये चीज़ कही गई है। कोर्ट ने ये कहा है, ओरल ऑब्जर्वेशन बोला है कि ये मतलब बाइंडिंग तो होती नहीं पार्टी के ऊपर, और ना ही ये जजमेंट के पार्ट होते हैं, तो आप क्यों उसमें परेशान हो। और रिमार्क्स जो मेड किए गए मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, उनको भी कहा है कि भैया तुम भी थोड़ा ध्यान व्यान रखो, पर सावधानी रखो, परिश्रम के बल सरकम इंस्पेक्शन रखो, ऐसा नहीं कुछ भी बोलने लगी है आप, ठीक। उसको भी डांटा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरीके कोर्ट ने कहा है कि मद्रास कोर्ट ने जो बोला वो उनका एक तरीके से जो है गुस्सा था, और फाइनल जजमेंट तो ना वो चीज़ डाली है, वो तो ओरल रिमार्क बोले हैं। ये कह रहा है समय की मांग, नीड ऑफ द आवर क्या है, जो चंद्रचूड़ जी ने या फिर जजेस को ये बोला गया कि आप भी थोड़ा ढंग से देखते हुए कि क्या आप ओपन कोर्ट में रिमार्क दे रहे हो, आप अगर कुछ भी ऐसी चीज़ बोल रहे हो कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है ना, तो आप खुद ही अपनी तरफ से जो है बचा के चलो। और लैंग्वेज जो है बेंच की, जजमेंट की, वो कम से कम जुडिशियल प्रॉपर्टी है, यानी कि न्यायिक मर्यादाएं जो है उसके अंतर्गत होनी चाहिए। लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मूल्य हैं उसके अंतर्गत ही रखना चाहिए, ठीक। इलेक्शन कमीशन जो है ऑफ इंडिया जो है एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी बॉडी है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। 324 आर्टिकल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके लिए, ठीक। और इसके अंतर्गत ही जो इलेक्शन कमीशन सुपरिंटेंडेंस करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है इलेक्शन कैसे हो, ताकि इलेक्शन जो भारत में हो वो फ्री और फेयर हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। और जब ये इलेक्शन भारत में जो है फ्री एंड फेयर होंगे, तभी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो फुलफिल करेगी अपना, डेमोक्रेसी अपना असलियत में हो पाएगी। 1950 में कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, और इसमें जो है पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, अब कितने हो गए हैं बताइए। और इसका हेडक्वार्टर जो सेक्रेटेरिएट जो है सचिवालय न्यू दिल्ली में है। अगला जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट से संबंधित है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। ये आपका जो है मुंबई में है, थाने क्रीक जो है फ्लेमिंगो सेंचुरी, इसके इर्द गिर्द इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है। अब देखिए हुआ क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है ये थाने क्रीक TCFS, ठीक, इसके इर्द गिर्द, ठीक, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसके सदर्न पॉइंट्स पे ऐसे, अगर सदर्न पॉइंट में इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये थाने क्रीक है ये चीज़। तो क्या कह रहा है कि इसके इर्द गिर्द हमने इको सेंसिटिव जोन बना दिया है, ठीक, इको सेंसिटिव जोन बना दिया है। और ये महाराष्ट्र ने भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में क्या कहा है कि उन्होंने ड्राफ्ट निकाला 30 अप्रैल को, और पब्लिक के लिए कि आप लोग जो है अपने सजेशन भेजिए और अपने ऑब्जेक्शंस भेजिए, ठीक। उसके बाद वो क्या है कि इसको फाइनली इको सेंसिटिव जोन कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। तो इको सेंसिटिव जोन जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वाला है। हालांकि इसमें इस वाले एक्ट के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत, कोई भी इको सेंसिटिव जोन का जिक्र है नहीं, लेकिन इको सेंसिटिव जोन जो बनाए जाते हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये हो गया कि लीगल बैकिंग कहाँ से आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो एक तरीके का शॉक एब्जॉर्वर होता है। ये जैसे कि एक क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है, सुरक्षित क्षेत्र है। इसी तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया आपका नेशनल पार्क भी हो सकता है, वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है, जैसे कि ये है। और आपका जो है और भी जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो हो सकते हैं। तो उनको जो है नुकसान पहुंचने से पहले हम कुछ उसके जो है इर्द गिर्द जो है कुछ ऐसा शॉक एब्जॉर्बर के तरीके से इको सेंसिटिव जोन बनाते हैं, ताकि जो है बफर रहे,
ठीक है ना, बफर रहे कि आपको जो है, जैसे मान लीजिए आपने जो है जैकेट पहन ली ठंडी में, तो जैकेट जो है एक तरीके से आपको ठंड लगने से बचा रहा है। वैसे ही मान लीजिए कोई आपदा इस प्रोटेक्टेड एरिया में इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ पे कोई जो है कोई चीज़ खतरनाक होने वाली, उससे पहले ये इको सेंसिटिव जोन एक तरीके शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा और आप मतलब प्रोटेक्टेड एरिया को बचा लेगा। तो ये मेन रीज़न होता है सेंसिटिव जोन का। और ये 0 डिग्री या 0 किलोमीटर यहाँ से है, ठीक, मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ है साउथ में। और सबसे मतलब यहाँ पे जो बीच का ये डिस्टेंस है, ठीक, बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो 2 किलोमीटर का है। यहाँ पे 0 किलोमीटर मतलब यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे करके चलता है ये, ठीक। और सबसे ज़्यादा 0 से लेके 3.5 किलोमीटर तक ये गया हुआ। तो ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको समझाया ताकि आपको जो है इसमें कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है ना कि पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ समझा दो, फिर खाली फैक्ट फैक्ट देख लिया जाए। तो ये चीज़ है। अब महाराष्ट्र ने दिया था ऑफिशियल गजट, और इन्होंने 60 दिन के लिए मिनिस्ट्री ने जो है आपकी इन्वायरमेंट ने भेज दिया है कि पब्लिक लोग अपने सजेशन भेजें और ऑब्जेक्शन भेजें। ये जो आपका जो इसका एरिया है थाने क्रीक का 48.32 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसकी जो बाउंड्री है उससे 0 से 3.89 किलोमीटर तक गया हुआ है। नवी मुंबई और मुंबई में लोकेटेड है। आपका मुलुंड हो गया, विखरौली हो गया, भांडुप हो गया, कंजूर, ये इन सब एरियाज़ में है। कई सारे यहाँ पे जो है जो स्पेशीज़ हैं, फ्लोरा एंड फौना है, जैसे बर्ड्स हैं, फ्लेमिंगोज हैं, फिशेज़ हैं, बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट स्पेशीज़ हैं, मैमल्स हैं, जैकाल, ठीक, ये सारे जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका जो सदर्न मोस्ट मैंने आपको बताया वशी, वहाँ पे 0 किलोमीटर तक है। अगर नदर्न मोस्ट देखोगे तो 2 किलोमीटर तक है। और इसको जो है मैनग्रूव जो होता है वहाँ इन नवी मुंबई का, इसको भी इंक्लूड किया गया है इस जो है करंट सिचुएशन से, करंट नोटिफिकेशन के जरिए अधिसूचित किया गया है, ठीक। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन एक तो ये है कि मैनग्रूव और कोरल रीफ में आप लोग को आज जो है आपका डिफरेंस बताना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और जो है इंडिया में, क्योंकि मैनग्रूव तो ज़्यादातर सभी जो है तटीय क्षेत्र जो है कोस्टल एरियाज जो है वहाँ पाया जाता है। इंडिया में आप लोग को ये बताना है कि कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है, ठीक। इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करता है नोटिफाई, प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब में होता है। और इसको एक शॉक एब्जॉर्वर्स के तरीके से लगाया जाता है। ये ट्रांजिशन जोन है, मतलब ये सुरक्षित एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके किराए किराए कर दिया तो ये जो एरिया हो गया ये बफर जोन हो गया, आपका इको सेंसिटिव जोन हो गया। और उसके बाद बाकी जो है वो बाकी जो एरिया है सारा वो तो बाकी मतलब अदर देन जो है प्रोटेक्टेड एरियाज इको सेंसिटिव जोन है। तो एक तरीके से ट्रांजिशन जोन हो गया ना, ये ट्रांजिशन जोन हो गया, ठीक, बीच का। तो इसमें हाई प्रोटेक्शन एरिया में जाने से पहले लेसर प्रोटेक्शन है, ठीक। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है, और इस एक्ट के अंतर्गत कहीं पे भी इको सेंसिटिव जोन का जिक्र नहीं है। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन को जो है इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया भी बोला जाता है, पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र भी बोला जाता है। तो मान लो वहाँ पे यूपीएससी ये वर्डिंग ना यूज़ करके इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया कर ले तो घबराना नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आरबीआई बॉन्ड्स जो है मॉडरेट बॉन्ड यील्ड। अब देखो इसको जो है कॉन्सेप्ट से समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है, आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ ये है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बोला है कि हम जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ मतलब सिक्योरिटीज़ यहाँ पे जो है वो सुरक्षा वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड एक वो होता है, एक नोट होता है, प्रोमिसरी नोट, उस पर लिखा होता है कि भैया मैच्योरिटी मतलब टाइम, कितने टाइम बाद, फला टाइम बाद कितना पैसा फेस वैल्यू और को कितने कूपन रेट पे, ठीक, मिलेगा। मान लीजिए इस पर लिखा हो आपसे उसने लिए 90 रुपये, 10 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये लिए, ठीक, और उसने कहा 1 साल बाद तुमको 110 रुपये दे दूंगा, तो 10 रुपये का कूपन रेट यानी कि ब्याज मिलेगा। ये बॉन्ड होता है, ठीक। अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बिल्स और बॉन्ड एक ही चीज़ है। डेटेड बिल्स होते हैं, डेटेड मतलब 1 साल से ज़्यादा और 1 साल से कम वाले ट्रेजरी बिल कहलाते हैं। तो ये सारे बॉन्ड जो है अगर गवर्नमेंट इशू कर रहा है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहलाता है, और ये काफ़ी सेफ होते हैं, ठीक, काफ़ी सेफ होते हैं। तो इस तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, आपको मैंने बताया था कि रेपो रेट में जैसे बैंक है और आरबीआई है, तो बैंक जो है आरबीआई को देता है, आरबीआई लोन देता है बैंकों को, ठीक, कुछ टाइम के लिए, 14 दिन के लिए, इन सब के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो मार्केट में हैं, कई लोग बैंकों के पास में हैं।
तो उन बैंकों से आरबीआई ने कहा है इस समय कहा है कि हम एक सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम चला रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, जी सैप बोला जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई खरीदेगा और इसके एवज में अब भाई पैसा देगा। पैसा मार्केट में लाना चाहता है आरबीआई, गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा मार्केट में आए, लोगों की जेब में पैसा जाए। कोविड की वजह से जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है कहानी, वो फिर से जब पैसा लोगों के पास आएगा तो डिमांड करेंगे तो फिर से जो है इकोनॉमी का चक्का घूमेगा। ये जो है इसके पीछे मेन मोटिव है। ये उसी तरीके से है जैसे कि यूएसए 2008 के बाद से लगातार बॉन्ड्स को खरीद रहा है, ठीक, ताकि जो है मार्केट में पैसा डाला जा सके और जो अर्थव्यवस्था है यूएसए की वो चालू रहे। तो इकोनॉमी का ये काफ़ी जो है बेहतरीन और थोड़ा सा टफ जो है टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में यहाँ समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, बॉन्ड यील्ड मैंने आपको बता दिया, अगर 100 रुपये पे आपको 6 रुपये मिल रहे हैं तो 106 रुपये आपको 1 साल के बाद मिल रहे हैं मान लीजिए, तो ये जो है बॉन्ड यील्ड कहलाई कितना, 6 रुपये। उपज क्या हुई, अगर ये 7 रुपये हो जाती तो हम ये कहेंगे कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, और अगर 5 रुपये हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, बॉन्ड यील्ड हमारी जो है घट गई। ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब क्या हो रहा है, जब आरबीआई ने ये चीज़ कह दी कि हम इसके अंतर्गत जो है बॉन्ड्स खरीदेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो लोग जो है लाइन लगा के उन्होंने कहा ठीक है आप खरीदिए, तो सप्लाई ज़्यादा हो गई। और जब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड की जो यील्ड होती है, उपज जो होती है, वो कम हो गई। ठीक है ना, सबको सप्लाई डिमांड का खेल है अर्थव्यवस्था, समझ लेना। तो जब आरबीआई ने घोषणा करी कि हम खरीदेंगे, पैसा वो करेंगे, तो ज़्यादातर लोग जो है खड़े होकर बॉन्ड जो है अपने बेचने लग गए। जब ज़्यादा बेचने लगे, सप्लाई बढ़ गई, तो उसकी वजह से यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड, वो कम हो गई। ठीक, कम हो जाने और ये एक तरीके से चाहता भी है आरबीआई कि बॉन्ड यील्ड कम हो, क्योंकि बॉन्ड यील्ड के हिसाब से अब देखो क्या होता है, जैसे बैंक में आप जाते हो तो आपको बैंक क्या देता है, जैसे एसबीआई है, 3% का लोन आपको आपके डिपॉजिट पे, सेविंग अकाउंट पे 3% तक का ब्याज देता है आपको। जब वो 3% आपको देगा तो आपके पैसे से जो है होम लोन और ये सब देख रहे हो आजकल 6-7% से कम हो गया। तो 4% का बीच में जो इसको डिफरेंस आया बैंक को वो बैंक उसमें जो है सैलरी को एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी देगा, और जो है अपने जो है पूरे प्रमाइसिस को, ऑफिस चलाने का, बिजली का खर्चा, ये सब चलाएगा, और उसके बाद जो बचेगा 1-2 रुपये वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा। यही तो होता है। तो बॉन्ड यील्ड जो होता है वो एक तरीके से क्या ब्याज दर होंगी बैंक्स की, ठीक, कितना वो जो है आगे लोन के क्या करेंगे, इसको भी डिफाइन करता है, इसको भी इनडायरेक्टली जो है इम्पैक्ट करता है। तो गवर्नमेंट, आरबीआई भी ये चाहता भी है कि बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ताकि जो है यहाँ पे पता चला जो है बॉन्ड यील्ड अगर ज़्यादा हो गया, जब सरकार को, बैंकों को जो है बॉन्ड यील्ड ज़्यादा देना पड़ेगा, मान लीजिए 100 रुपये पे 6 रुपये देना पड़ रहा है, तो यार इसके ऊपर ही तो होम लोन या फिर ये जो लोन बाकी लोग को देगा वो उसके ऊपर ही देगा ना। अगर ये 3 हो जाए तो होम लोन और ये सब देखो सस्ते इसीलिए तो हो गए। अगर ये बैंक वालों को खुद ही अगर वो 10% आपको दे दे, समझना आसान एग्जाम्पल से, तो क्या वो होम लोन वो क्या आपको 10% के नीचे दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा, उसको भी तो कुछ चाहिए यार कि सैलरी वैलरी सबकी दे, अपने खर्चे चलाए। तो वो फिर आपको जो है 16% का जो है होम लोन या फिर बाकी चीज़ें देगा, लोन वोन देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो कम हो जाए। साथ ही साथ जब बॉन्ड में ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड में क्या होता है, फिक्स्ड इनकम होती है ज़्यादातर। ठीक, अगर आपने बॉन्ड ले लिया प्रोमिसरी नोट में तो उसमें ज़्यादा वेरी नहीं करता है कि भाई कितना क्या है क्या नहीं। तो उसमें ये जरूर है कि अगर देखो प्रॉमिसरी नोट में जो लिखा हुआ है कि भैया 1 साल बाद 110 रुपये देंगे, तो वो तो मैच्योरिटी पे आपको वही मिलेगा, लेकिन इन बिटवीन भी तो यार खरीद फरोख्त हो रही है ना। तो उसमें अगर ज़्यादा सप्लाई हो गई जैसे अभी, तो उसमें क्या होगा कि बॉन्ड यील्ड, बाकी लोग जो है कहेंगे यार अब तो कोई खरीद नहीं रहा है, मैं तुमको ज़्यादा नहीं, 106 की जगह 105 रुपये ही दे पाऊंगा। तो ये बीच में जो है बॉन्ड यील्ड कम ज़्यादा होने लगती हैं। और ये भी है कि बॉन्ड, मान लीजिए आपने 100 रुपये का लिया था, अगर ये 100 रुपये से घट के 98 रुपये हो जाए और आपको 106 ही रुपये मिलने हैं, तो एक तरीके से 98 पे आपको 106 रुपये मिलने हैं, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको एक बार फिर से चाहो तो देख लेना रिवाइंड करके। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और एक और बात है, आरबीआई जो है बॉन्ड मार्केट से, अब देखो दो होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट में, जो एक तो शेयर मार्केट हो गया, दूसरा ये बॉन्ड वाला हो गया। तो जब बॉन्ड मार्केट से लोग जब निकलेंगे तो ये पैसा किस में लगाएंगे,
कैपिटल मार्केट में लगाएंगे, और कैपिटल मार्केट में लगाएंगे तो ये भी जो है प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उन सबको भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 साल के जो बॉन्ड थे उनकी यील्ड जो है अभी गिर गई है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? ताकि जो है अर्थव्यवस्था में डिमांड आए। डिमांड आने से जो है अर्थव्यवस्था चालू होगा, उसका चक्का चलेगा, इंडस्ट्री लोग जो है सप्लाई करने की कोशिश करेंगे और अच्छा रहेगा। तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं जो कि आरबीआई इसके थ्रू करना चाहता है, जी सैप के थ्रू। ठीक, बॉन्ड यील्ड अभी गिर गई क्योंकि ओवर सप्लाई हो गया, लोग जो है ज़्यादा बेचने लगे, और आपका जो है ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, इसको फिर आप सिंपल रीडिंग आप लोग को करना है। और इसलिए भी बॉन्ड यील्ड भारत में गिरी है कि जो यूएस ट्रेजरी, जो मतलब यूएस की वहाँ की जो ट्रेजरी बिल है, वहाँ के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी भी जो है आपका गिरी है यील्ड, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी की वजह से, और जो कि कोविड-19 ने फैला दी। कोरोना हर जगह कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा व्यापक लेवल पे कर रहा है। जी सैप जो है प्रोग्राम बॉन्ड बाइंग का है, और इससे क्या है, जब बाई करेगा तो पैसा भी तो आएगा मार्केट में। मार्केट सेंटीमेंट को जो है क्रूशल रोल इन टर्निंग द मार्केट सेंटीमेंट, देखिए यहाँ बताया गया है। इम्पैक्ट ये है कि इन्वेस्टर्स का जो है अच्छे से जो है वो हो, और बॉन्ड यील्ड गिरने की वजह से इन्वेस्टर्स क्या होते हैं भाई, जब आपको एक आपके पास कोई पर्चा आ रहा है, मतलब जो बॉन्ड है, अब आपको पता है कि इसकी यील्ड कम हो गई। ठीक, मान लीजिए क्योंकि ऐसा भी होता है 100 रुपये में आपने ख़रीदा था, लेकिन ये इसकी जो अंडर वैल्यू है वो जो है, इसके ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस वो जो है मान लीजिए 98 रुपये की हो गई, और आपको लग रहा है ये कल को 90 रुपये की हो जाएगी, तो आप जो है फिर सोचोगे कि यार अच्छा है, बढ़िया है, मुझे 90 रुपये देकर ही जो है 106 रुपये मिल रहे हैं। ठीक, ये सेम है। अगर मान लो कल को यही वाला नोट जो है आपको 105 रुपये में मिलने लग जाए, और आपको कहा जाए कि 1 साल बाद आपको 106 रुपये मिलेगा, तो क्या आप खरीदोगे? आप बेचना स्टार्ट कर दोगे। ये चीज़ होती है। ठीक, तो यही सब यहाँ पे चीज़ें बताई गई। डेप्ट से लोग इस बॉन्ड को डेप्ट भी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से लोग पैसा निकालेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे। बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे जो है ज़्यादा होती है, तो इक्विटी मार्केट में लोग पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि बॉन्ड में एक तरीके से सेफर इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक, ये इक्विटी और वाली चीज़ हो गई। आरबीआई कट करना चाहता है। आरबीआई क्यों इसको कट करना चाह रहा है? कॉस्ट को, वो वही चीज़ है, ताकि जो है जो लेंडिंग रेट्स है जिस पे जो है बैंक वैंक जो है ब्याज देते हैं, वो भी कम पैसा हो सके। बैंकिंग सिस्टम में लेंडिंग रेट जो है कम रहे, ऋण जो वाले जो होते हैं, जो ब्याज है। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है हमारे यहाँ, ये रेगुलेटरी बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। ये 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये जो है इस्टेब्लिश करी गई थी, और इस प्राइवेटली ओन्ड थी पहले। 1949 में जो है इसको जो है नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत अब ये आती है। हिल्टन कमीशन बैठाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन 1926 में ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसकी रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। ध्यान रखना है, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि इंडियन रुपी को सप्लाई करना, ठीक, निकालना, और रेगुलेशन करना इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ठीक, गुणवत्ता के रूप में भी और क्वांटिटेटिव के रूप में भी, कितना क्या ब्याज, कितना मतलब ब्याज तो नहीं, लेकिन जो है कितना मार्जिन पे आपको देना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपये कोई लोन ले रहा है, तो आपको कितना मार्जिन मनी लेना चाहिए। ठीक, 70 रुपये लेना चाहिए कि 80 रुपये लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कंट्री का मेन पेमेंट सिस्टम जो है इसको वो देखता है, प्रमोट करता है, आर्थिक जो है वो विकास है उसके लिए भी। आरबीआई में ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो 21 मेंबर का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो करता है। उसमें जो है गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसकी लोकल बोर्ड्स के मेंबर भी होते हैं, जो कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी आपकी आरबीआई और बॉन्ड से। काफ़ी कठिन टॉपिक है, लेकिन इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो उसको बस अप्लाई करते रहो डे बाय डे, रिवाइज करते समय, कोई भी आपका उसमें गलत नहीं होगा। देखिए अगला जो है एनपीसीआई से संबंधित है, उसने कहा है कि हम बैन नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसी को। ठीक, क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेंगे। अब देखो, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी भारत में रिटेल वाले पेमेंट होते हैं, जैसे एटीएम का हो गया, खुदरा वाले, मतलब छोटे छोटे पेमेंट हो गए, रिटेल का हो गया, बैंकों से जो यूपीआई ये चला रहा है। ठीक, यूपीआई एनपीसीआई करता है ना, भीम यूपीआई और सारी चीज़ें, तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन जो होते हैं ये रिटेल ट्रांजेक्शन में आते हैं, और इनको जो है ये देखता है, ये कॉरपोरेशन है,
एक प्राइवेट कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है, लेकिन ये आरबीआई इसको प्रमोट करता है। ठीक, आरबीआई इसको प्रमोट करता है, ध्यान रखना। तो प्राइवेट संस्था तो है, लेकिन ये डिटेल जितने पेमेंट होते हैं उन सबको देखता है। इसने क्या कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेंगे, उसके ट्रांजेक्शन को हम नहीं करेंगे, बैंकों को करना है तो कर ले। मतलब एक तरीके से ये डायरेक्टली मना नहीं कर रहा है खुद से, ये डायरेक्टली मना नहीं कर रहा, लेकिन जब ये मना करेगा तो बैंक भी इनडायरेक्टली जो है वो ट्रांजेक्शन पे रोक लगाएंगे। हालांकि हर बैंक अभी ट्रांजेक्शन में रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर इसने मना कर दिया वो, अगर वो मतलब एक तरीके से इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है क्रिप्टो करेंसी को, तो लोग जो है बैंक भी धीरे धीरे जो है इससे हट जाएंगे। अब देखो क्या हुआ था, आरबीआई ने 2018 में ये कहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी को जो है नहीं मानते हैं, लीगल टेंडर नहीं मानते हैं। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन जो है इसको बैन करने से मना कर दिया था, स्टे कर दिया था, कि जो है अलग हटा दिया था, कि आरबीआई का जो ये डिसीजन था 2018 वाला, उसको जो है हटा दिया था। तो क्रिप्टो करेंसी हमारे यहाँ अभी भी चल रही है। अभी आजकल तो और नए नए ऐप आ रहे हैं उसकी, क्रिप्टो करेंसी खरीद लो। सावधान रहिएगा, ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपको पता है एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। इसमें कोई नोट, कोई सिक्का, कोई जो है सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक तो इसको इशू करता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, लोग जो है बैठे हुए हैं अपना जो है मतलब खुद से ही कर लेते हैं, कोई सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, कोई उनकी अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक, तो ये जो है काफ़ी खतरनाक है। क्रिप्टो करेंसी का पीछे यूज़ देखा गया है कि भाई टेररिस्ट भी कर रहे हैं खरीद फरोख्त करने के लिए। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी, कुछ दीजिए तो आपका पेमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो कुछ ही लोग माइन कर पाते हैं, थोड़ा स्कार्स है। और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन अभी भी इसको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। कुछ कुछ ने किया हो तो बात अलग है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एनपीसीआई ने कह दिया हम बैन नहीं करेंगे, अपना बैंक वैंक देख लें। ठीक, ये मतलब एडवाइस ऑफ द लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट टोल्ड, बैंक को कहा है कि अपना डिसीजन लो, अपना लीगल, और देखते रहो भाई लीगली अगर उसको बोला गया है कि नहीं बोला गया है। एनपीसीआई डिसीजन जो है ये क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड जो यूपीआई और रुपए कार्ड पे होता है उस पे जो है लगता है। कई सारे बैंक ने जो है अभी भी क्रिप्टो करेंसी कर रखी है चालू, उस पर ट्रेडिंग, लेकिन कई, बट इट रिमेन्स अनसर्टेन कि अब कितना आगे तक चलेगा, अब नहीं हो पाएगा, देखना आप। ज़्यादातर लोग जो है मना कर देंगे। 2018 में आरबीआई का एक आया था कि उन्होंने कहा था कि जो फाइनेंस कंपनी है, जो बैंक हैं, वो डीलिंग ना करे वर्चुअल करेंसी में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 मार्च में इस वाले जो ऑर्डर था आरबीआई का उसको दरकिनार कर दिया था। ठीक, लेकिन एनपीसीआई ने ब्लॉक नहीं किया ट्रेड, गिवन डेट द आरबीआई डिड नॉट कम आउट। उसने मतलब यही कहा आरबीसीआई ने कि जब आरबीआई ने कुछ कहा ही नहीं डायरेक्शन की भैया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में, कि तो हम क्यों उसमें आगे बढ़ चढ़ के बोले। ठीक, तो ये चीज़ें आरबीसीआई ने कहा है, क्रिप्टो करेंसी को रिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर रहे हैं, बैंक चाहे तो कर ले। कुछ जो है 6 वे बैंक जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लैकलिस्ट कर दिए उन मर्चेंट्स को जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे थे। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। और इसमें तो कोई भी पैसा, पेपर मनी या इस तरीके कुछ नहीं होता है, ना ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको वो करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और ब्लॉकचेन पे काम करता है, जैसे कि बिटकॉइन एक बेस्ट नोन एग्जांपल है, और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये पहले करा चुका हूँ। इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, भौतिक कोई आपको दिखता तो नहीं, कंप्यूटर पे है पता चला कल को गायब हो गया, आपने लाखों हज़ारों रुपए दिए सब निकल गए। ठीक, और कोई सेंट्रल बैंक भी इसको जो है लीगल बैकिंग नहीं देता है। एनपीसीआई जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी खुदरा वाले जो पेमेंट होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, ये एनपीसीआई की देखरेख के अंदर होते हैं। इसकी ओनरशिप, जो स्वामित्व जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, 2008 में इसको बनाया गया था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है आपका सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन तो है, तो ये प्राइवेट बॉडी एक तरीके से। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ठीक, अगला जो सेक्शन हमारा है फेवरेट सेक्शन, जिसका नाम है कॉमन एसपी से। इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किया जाए इसको देखते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो है स्टॉप टोक्यो ओलंपिक्स जो है एक जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो ये एक ऑनलाइन पटिशन है
और टोक्यो ओलंपिक्स जो है ना हो उसके लिए। ये सही है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, तो ये होगा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें वन है ही नहीं। 2 लाख से ज़्यादा लोग ने सिग्नेचर कर दिए हैं और यही है कि भैया पैंडेमिक के चलते जो है अभी कराने क्या मतलब है। तो समर ओलंपिक्स, देखिए 2 तरीके के ओलंपिक्स होते हैं, एक होता है ग्रीष्म ओलंपिक और एक होता है जो है समर ओलंपिक्स, ठीक है ना। एक तो ग्रीष्म वाला जो हो गया और एक विंटर वाला हो गया। तो ये सारी समर ओलंपिक्स जो अभी होना था टोक्यो में 2020 में, वो 2021 में एक्सटेंड हो गया था। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन अब ये भी हो रहा है कि अब इसको अभी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देख रहे हो क्या हालत चल रही है। एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ओलंपिक की तैयारी में भी बाधाएं तो आ ही रही हैं। अगला जो है अर्लिन पाश ग्लोबल विजन अवार्ड, ठीक, इससे संबंधित जो हैं कथन उसमें आपको सत्य बताना है। तो देखिए ये अवार्ड जो है सिटिंग या फिर रिटायर्ड वीमेन जज जो होती हैं उनके रिमार्केबल वर्क के लिए दिया जाता है, या तो वर्किंग है या फिर रिटायर हो चुकी हैं उनके लिए। 2001 में देखिए ये नहीं हुआ था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बी ऑप्शन का सही होगा। गीता मित्तल जो चीफ जस्टिस थी पहले जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में, उनको ये दिया गया है अर्लीन पाश ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 का। ये देता कौन है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर वीमेन जजेस देता है। और जो है गीता मित्तल जी के साथ साथ ये अवार्ड शेयर किया गया जस्टिस मार्गरेटा लूना रोमस, आपकी जो है मैक्सिको की, उनको दिया गया। और इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़ दिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है यूपीएससी के लिए, ईपीएफओ के लिए, और तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पर। ठीक, आप लोग काफ़ी अच्छे कमेंट कर रहे हैं। कल मैंने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं थे तो आप लोगों ने आंसर भी किए नहीं थे, और आज जो क्वेश्चन पूछे उसका अच्छे से आंसर करिए ताकि आप लोगों को कल मैं शॉर्ट आउट करूँगा जो कि अच्छे आंसर देगा। तो चलिए कल मिलेंगे आप लोग से फिर से सुबह 6 बजे। तब तक लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।